आइए दोस्तों, आज करते हैं रूरल डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 6 इंडियन इको का। एंड जैसे कि आपको अकाउंट्स के अंदर हमने एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न पे पूरा चैप्टर समझा भी उसी पैटर्न पे रहे हैं, तो ये चैप्टर भी उसी पैटर्न से ही समझाया जाएगा। ठीक है ना, कुछ भी याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है। जिन पॉइंट्स को बोला जाए याद करो, ये याद करने सारा पूरा मैटर याद करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले इस वर्ड को हमने हाईलाइट कर दिया, दैट इज नोन रूरल डेवलपमेंट। ठीक है ना, तो गाइस रूरल डेवलपमेंट है क्या? हमारे देश के अंदर 2/3 पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन? 2/3 यानी कि 2/3 पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में रहती है। ठीक है, एंड इसमें से 1/3 पॉपुलेशन पॉवर्टी के नीचे रहती है। अब देखो, पूरा देश डेवलप कर जाए, मतलब अर्बन एरियाज डेवलप कर रहे हैं, वो इनफ नहीं होंगे। देखो, आपकी जो मेजर पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे। रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर पे, एंड उसमें मेजर पॉपुलेशन आपकी क्या है? अंडर दी पॉवर्टी है। ठीक है ना, तो अब भाई डेवलपमेंट हो तो कैसे हो? तो हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? हमें अगर ओवरऑल डेवलपमेंट पूरे देश की करनी है तो हमको रूरल एरियाज को डेवलप करना होगा। हमें रूरल एरियाज को क्या करना होगा? डेवलपमेंट करना होगा। महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। इस पे हमारा पहला क्वेश्चन आएगा। चलो भाई, रूरल डेवलपमेंट कैसी टर्म है? ये कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, यानी इसमें सब कुछ आ जाता है, यानी कि पूरा का पूरा रूरल एरिया डेवलप करना है। रूरल एरिया डेवलप करने का मतलब मैं आपको ना इन शॉर्ट पूरा चैप्टर बता देता हूँ। रूरल एरियाज के अंदर सबसे पहले कमी किस चीज की है? सबसे पहली कमी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ना रोड्स है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना कम्युनिकेशन फैसिलिटीज एज सच है। रूरल एरियाज में दूसरी कमी किसकी है? एजुकेशन, लिटरेसी, और फीमेल लिटरेसी तो बहुत ही कम है, स्पेशली फीमेल लिटरेसी। हेल्थ फैसिलिटीज की कमी है, जो कि इंफ्रा में भी आती है, बट बेसिक सैनिटेशन वगैरह भी वहां पे नहीं है। टॉयलेट मूवी देखी थी कि मतलब बेसिकली टॉयलेट्स तक घर में नहीं है, तो बेसिक सैनिटेशन की भी कमी है। ठीक है, लिटरेसी में हम बात करें तो लिटरेसी तो है ही, फीमेल लिटरेसी बहुत ही कम है, बहुत ही, मतलब जिसे कहते हैं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इसके बाद चौथे नंबर पे आती है पॉवर्टी। 1/3 अगर पॉपुलेशन पॉवर्टी के नीचे है तो पॉवर्टी भी एक प्रॉब्लम है आपके लिए। 5वें नंबर पे चीज जो आती है वो क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी यहां पे कौन से रिसोर्सेज की बात हो रही है? जो कि रिक्वायर्ड होते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रिसोर्सेज, इरिगेशन जैसे रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर मेन बिजनेस है इनका, वही नहीं है। 6ठे नंबर पे जो बात आती है वो होती है क्रेडिट फैसिलिटीज जैसे रिसोर्सेज, वो इसी के अंदर आने चाहिए, मैं अलग से आपको लिख के दिखा रहा हूं। लेकिन क्रेडिट फैसिलिटीज, जब तक उधार में पैसा नहीं मिलेगा लोगों को तो वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, भाई यशपुरा को बिजनेस खोलना, पैसा ही नहीं है तो कभी क्या बिजनेस खोल पाओगे? नहीं खोल पाओगे। तो आपको उधार में पैसा चाहिए। मान लीजिए 1 लाख रुपए इसने ले लिया और 10% इंटरेस्ट रेट था, तो 10,000 रुपए साल का इंटरेस्ट देगा। अगर ये साल का 25,000 रुपए कमाता है, 5,000 अपने घर के लिए रख लेता है कि खर्चा पानी चलाना है, अभी जैसे तैसे 5,000 में चला लेंगे, 10,000 रुपए इंटरेस्ट दे दिया, 10,000 रुपए का लोन उतार दिया, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होता जाएगा, लोन की किस्त भी उतर जाएगी, और ऐसे ऐसे इसका एसेट वहीं का वहीं रहेगा और सारा पैसा उतर जाएगा। उसके बाद हर साल ये अपने आप को डेवलप कर सकता है। ठीक है ना, तो गाइस क्रेडिट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 7वीं चीज क्या आ रही है? देखो, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं किस बात पे भैया? कि भैया इनको पैसा पूरा मिलता नहीं, सरकार और मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस हटा रही है। मार्केटिंग फैसिलिटीज इनके पास नहीं है। क्या नहीं है इनके पास? मार्केटिंग फैसिलिटी। ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि इंटरमीडिएरीज बहुत हैं बीच में। भाई साहब 4 रुपए का लेते हैं इनसे टमाटर और बेचते हैं 20 रुपए किलो में आगे, और जो टमाटर हमको 40 रुपए में मिलता है। अब डायरेक्टली अगर
फार्मर का कस्टमर के साथ कनेक्शन हो जाए तो 4 रुपए का टमाटर उनका नहीं बिकेगा, उनका 20 रुपए का बिकेगा, और हमको 40 रुपए का टमाटर नहीं मिलेगा, हमको 20 रुपए का मिलेगा। ठीक है ना। इसके बाद और क्या प्रॉब्लम है कि प्रॉपरली इनको एग्रीकल्चर पे डिपेंड होना पड़ता है, उसके साथ इनको और डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, यानी इनको और सर्विसेज प्रोवाइड करने की जरूरत है हमें, यानी इनको और काम अपॉर्चुनिटी सर्विसेज कह रहा था, और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की जरूरत है हमें इनको अपॉर्चुनिटीज देनी होंगी। कैसी अपॉर्चुनिटीज देनी होंगी गाइस? जैसे कि जॉब मत दो इनको, टमाटर को उगा ही रहा है ये, इसको लिटरेसी दो, इसको लिटरेसी दो भाई, एक टमाटर उगा ही रहा है, टमाटर को एक पतीले में डाल, उबाल ले, उसका बना ले टोमेटो प्यूरी। ठीक है। कैन पैक करना सिखा दो भैया, फनल डाल, टोमेटो प्यूरी उसमें डाल फनल में, उस कैन के अंदर चली जाएगी या सॉस की बोतल में चली जाएगी सॉस, उसको पैकिंग करना सिखा दो, फिर मार्केटिंग करना सिखा दो। कहां गया मार्केटिंग? ये रहा, मार्केटिंग करना सिखा दो, वो बन जाएगा एंटरप्रेन्योर। यानी अगर घर में 6 लोग हैं, घर में 6 लोग हैं, 2 लोग खेत में लगे रहे, एक आदमी मार्केटिंग करे, एक आदमी प्रोडक्शन करे, एक आदमी पैकेजिंग करे, एक आदमी इन सबको मैनेज करे, सभी काम करते रहेंगे। क्या करके काम कौन करेगा? लड़कियां कहाँ काम करती हैं आजकल की, ठीक है ना, तो वो काम करेगा। भाई बात क्लियर है? ठीक है। तो ये सब सिखाना होगा इनको, ये अपॉर्चुनिटीज इनको प्रोवाइड करनी होगी, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, खेती बाड़ी कौन सा हर टाइम चलती रहती है, इनको गाय भैंस दे दो, दे मत दो, अपना पाल लेंगे, इनको सिखा दो भाई गाय भैंसों का दूध लेके तुम मार्केट में बेच सकते हो, गाय भैंस का घी बना, गाय भैंस का नहीं, गाय भैंस के दूध का घी बना के तुम मार्केट में बेच सकते हो। इनसे 50 आइटम और बन जाती है, आइसक्रीम बन जाती है, बहुत आइटम्स बनती हैं। अमूल और मदर डेयरी कर क्या रहे हैं, दूध से पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। अब चले जाओ मदर डेयरी के दूध में से दूध थोड़ा ना मिलता, दूध मिलता है, दही मिलती है, मीठी दही मिलती है, केसर वाली दही मिलती है, इसकी दही मिलती है, उसकी दही, वहां की दही, सब मिलता है वहां पे। तो आइसक्रीम भी मिलती है वहां पे, ठीक है, चौकोबार, मिल्की बार, जो भी बार सब मिलता है, ठीक है, उसके साथ भी बहुत कुछ मिलता है। तो ये सब डाइवर्सिफिकेशन का एग्जांपल्स है, ये सब सिखा दो। इतना सब करने के बाद रूरल डेवलपमेंट होगी। अच्छा, रूरल डेवलपमेंट नेसेसरी क्यों है? इतनी पॉपुलेशन इस पे डिपेंडेंट है, तो ये नेसेसरी है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे जो कि सॉल्व डाइवर्सिफिकेशन से हो सकती है, वो है कैजुअलाइजेशन। कैजुअलाइजेशन क्या होता है? देखो, हमारा जो वर्कर लोग है ना, थोड़े टाइम काम करते हैं, काम होता है तो काम करते हैं, काम नहीं होता तो भाई जो अपने वो चौक पे लेबर मिलती है, लेबर को काम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बैठ पत्ते खेल रहे होते हैं। इसको कहते हैं कैजुअलाइजेशन। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी है, यानी लगे तो 6 लोग हैं, काम 2 लोगों का, 4 लोग खाली बैठे, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज अगर इनको मिल जाए, ठीक है ना। अब देखो, हमें कितनी सारी चीजें हैं जो चाइना पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। मैं ग्रोसरी स्टोर के अंदर चला गया, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर आप किसी यहाँ फरीदाबाद में तो मेरे को लगता नहीं कोई है, दिल्ली के अंदर आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर के अंदर चले जाओ, किसी में मत जाओ, मतलब बड़े वाले ग्रोसरी स्टोर जो होते हैं ना, लेवल वाले सुपर मार्ट टाइप्स, ठीक है, बिग बाजार भी नहीं, बिग बाजार बेकार चीज, ठीक है ना, मतलब हाई फाई वाले नहीं होते ना, 100 रुपए लीटर का पानी मिलता है वो वाले, तो 100 रुपए लीटर के पानी वाले वो स्टोर में चले जाओ, ठीक है, वहां पे पानी की 50 वैरायटी रहती है, ठीक है, मैं तो चुन चुन के पीता हूँ, ठीक है। तो कभी कभार वन से लेकिन तो नहीं है, वैसे गरीब है बिल्कुल है, नल से पानी पीते हैं, तो आर ओ भी नहीं पिए, ठीक है। हाँ तो इसके बाद क्या है कि आप वहां चले जाओ, वहां पे चाइनीज आइटम बहुत सारी है, यानी जो आप मतलब कैंडीज खा रहे हो या कुछ भी आप खा रहे हो, चाइनीज है। चाइना इतना सामान भेज रहा है यहाँ पे, क्या हमारे रूरल एरियाज के लोग वो काम नहीं कर सकते? क्या हम नहीं बना सकते? जेली बना के भेज रहे हैं वो, क्या हम नहीं बना सकते थे? हम बना सकते थे। चाइना से पता नहीं कौन कौन से टाइप ऑफ दही आ रही है, हम जाके नहीं कर रहा, दही आ रही है चाइना से, बताओ क्यों आ रही है भाई? तुम नहीं बना सकते वो सब चीजें, पता नहीं 2 महीने पुरानी होगी। तो हर चीज हम बना सकते हैं, पर बनाना किसी ने सिखाया ही नहीं इनको, तो सरकार को इन सब में इनिशिएटिव करना चाहिए। चलो ये सब ना हमारी किताब में, पर मैं एक व्यू आपको देना चाहता था। आप में से कुछ लोग होंगे जो MBA रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं, रूरल एरियाज के लिए भी एक पर्टिकुलर MBA होती है। तो जिन लोगों को रूरल एरियाज से प्यार है, रूरल एरियाज में रहना चाहते हैं, उनको डेवलप करना चाहते हैं, तो MBA कर सकते हैं उसमें।
ठीक है ना। तो ये ओवरऑल हमारे को पता लग गया भैया चैप्टर हमें इनमें से कुछ बातों के ऊपर तो मिलने वाला है, क्रेडिट पे मिलने वाला, मार्केटिंग पे मिलने वाला, पॉवर्टी पे मिलने वाला, हेल्थ सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब बातों पे हमें ये चैप्टर मिलने वाला है। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं है। ओवरव्यू मिल चुका है, अब चैप्टर पढ़ने में आएगा मजा। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न पे पढ़ाएंगे, ठीक है ना भाई। तो जिन बातों को बोला जाए कि भैया ध्यान से याद रखना, तो उनको याद रखना, घबराने की बात नहीं है, याद कुछ करना नहीं आपने, ठीक है जी। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गए, केबीसी खेलते हैं यहाँ पे। Who said that the real progress of India did not mean simply the growth and expansion of industrial urban centers, ठीक है, but mainly the development of village। ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, मैंने एनसीईआरटी की कोई लाइन नहीं छोड़ी। एनसीईआरटी की नहीं मत ढूंढो, इसमें नहीं मिलेगी, इसमें है भी नहीं, पर इसको लिख लेना, अगर ये संदीप गर्ग में नहीं है तो इसको लिख लो, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना भाई, मैंने आपके लिए कर लिया टाइम वेस्ट। एलाद में टाइम वेस्ट करूंगा, आप मत करना, ठीक है। आप बस इनको कॉपी करने में टाइम वेस्ट करना। तो गाइस वेस्ट नहीं करना, इन्वेस्ट करना। तो गाइस क्या करना है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने इसमें से एमसीक्यू ढूंढ लिया। क्या कि ये लाइन किसने कही, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? तो उसमें लिखा है ऑप्शन महात्मा गांधी, उसमें लिखा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस नेताजी, लाला लाजपत राय और मनमोहन सिंह जी, फाइनेंस मिनिस्टर जो थे हमारे पहले और फिर प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है जी। तो गाइस चारों में से क्या आंसर होगा? महात्मा गांधी। आप सबको पता है? यस। लॉक कर दिया जाए, 1 करोड़ सवाल है, सही में लॉक कर दें। अरे अभी तो बताया तो महात्मा गांधी ने ऐसी बात की थी, तो आंसर इसका क्या रहेगा? महात्मा गांधी वन सेड कि भैया रियल प्रोग्रेस जो है इंडिया की वो अर्बन एरियाज को ग्रो करके कुछ नहीं हुआ। तो रीजन क्या है इसके पीछे? 2/3 पॉपुलेशन। रीजन क्या है? 2/3 पॉपुलेशन तो रूरल एरिया में रहती है, तुम अर्बन एरिया को डेवलप करते रहो करते रहो, क्या होगा? रूरल एरिया से भग के लोग जो है ना कहाँ आएंगे? अर्बन एरिया। और फिर अर्बन एरिया में क्या होगा? भगदड़ नहीं बचेगी, गंद मच जाएगा, जैसे मचा हुआ आजकल दिल्ली में, देखो पांव रखने की जगह नहीं होती कई बार, ठीक है ना। गाड़ी लेके जाओ, 3 दिन तक आप जाम में फंसे रहते, ऐसा चलता है। अगला, व्हाई रूरल डेवलपमेंट इज नेसेसरी? अब बताओ, ये मेरे को बताने की जरूरत है कि आंसर है 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है और 1/3 पॉपुलेशन पॉवर्टी के अंदर रहती है। अब बताओ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो करना कोई मुश्किल है क्या? नहीं, सिर्फ नॉलेज देने की जरूरत है। नॉलेज दे दो उनको और उसके बाद उनका काम है, वो कर लेंगे अपना। अब डिड यू नो, ठीक है। जरा इसके ऊपर गौर करते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे किसी को याद है? चैप्टर नंबर 3 कब आया था? 1991। चैप्टर नंबर 3 है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1992 के बाद 1992 के नाम से है रिफॉर्म्स, ठीक है ब्रदर। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो एक्सेलरेट नहीं किया, आगे नहीं बढ़ा, कम हो गया। अच्छा, ये हमने चैप्टर नंबर 3 में बात पढ़ी हुई है। क्यों? कि स्टार्टिंग के जितने भी प्लान थे उनमें कुछ खासा एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है ना। तो वो डेक्लरेट करता है 1991 से 2012 तक, यानी 1990 के बाद जो हमारे 5 ईयर प्लान्स थे 2-3, और उसके बाद 2015 में तो डिसकंटिन्यू हो ही गया, वो 16 में नीति आयोग बन गया था वो, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो भी 2-3 मतलब रिफॉर्म्स के बाद, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग वाले 5 ईयर प्लान नहीं, रिफॉर्म्स के बाद जो भी 2-3 5 ईयर प्लान्स आए, 4 प्लान्स आए, उनके अंदर कुछ खासा इन्वेस्टमेंट नहीं करा गया एग्रीकल्चर के अंदर। और ये मेजर रीजन था कि जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक्सेलरेट नहीं कर रही थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, वो डेक्लरेट कर रही थी 3% पर एनम के हिसाब से। भाई क्लियर? क्या आप जानते थे इस बात? नहीं, तो आप जान लो, इस बात को याद रखना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के टाइम पे कितने परसेंट से डेक्लरेट कर रही है? 3% पर एनम। भाई ये बात को लिख लो। पहले वाला क्वेश्चन नोट किया था आपने? नहीं किया था? वीडियो तुम्हारे को मिलेगी, जो बातें यहाँ बोल रहा हूँ लिख लो। तो आज वीडियो निकाल के और अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है, इसको बुक में ही लिख देना। बुक से पढ़ोगे मेजरली
तो बुक में लिख लेना 3% पर एनम से डेक्लेरेट। रीजन भी याद कर लेना कि भैया नो पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। हुई थी, थोड़ी बहुत हुई थी, डिक्लाइन था, लेकिन पब्लिक इन्वेस्टमेंट में जितना पहले पैसा लगाया जाता था एग्रीकल्चर में उतना नहीं लगाया जा रहा था, ठीक है भाई। इसके बाद गाइस यहां पे आ जाते हैं रूरल डेवलपमेंट, रीजंस दैट आर इंपेडिंग रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कौन कौन से रीजंस हैं जो कि रूरल डेवलपमेंट को रोक रहे थे, ठीक है जी। सबसे पहला रीजन देखो, क्वेश्चन आएगा 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन इन तीनों से अलग होगा, वैसे तो एक्सेट्रा भी लिखा हुआ है। ये 3 ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन दिया तो उसको काट के मतलब वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर ये हम पता लग चुका है, इसमें तो समझाने वाली बात। इंक्रीजिंग कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी आपको समझाने वाली चीज है, लेबर चौक वाला एग्जांपल याद है। लैक ऑफ अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंडस्ट्रियल सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में खासी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है जो कि रूरल एरियाज की पॉपुलेशन को एब्जॉर्ब कर सके, एम्प्लॉयमेंट दे सके, ठीक है ना गाइस। तो ये 3 रीजंस हैं, ये भी तुम्हारी नोटबुक में नहीं लिखे हुए, एनसीईआरटी की लाइन है, ये रिटर्न में होनी चाहिए, ठीक है, कल नहीं भी गई, ठीक है ना। इसके बाद अगली पे आ जाते हैं भैया, अगला क्या कह रहा है, रूरल डेवलपमेंट 2007 से लेकर 2012 तक की अगर मैं बात करूं, द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट। देखो बहुत सारे ग्रोथ रेट हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आपको बड़े ध्यान से याद रखना है इन चीजों को। एमसीक्यू इन्हीं पे बेस्ड आएगा, 2-3%, 4% जो भी। तो एग्रीकल्चर आउटपुट का जो ग्रोथ रेट है वो कितना था, 1%, 2%, माइनस का 3% या फिर 3.2%, कितना था 2007 से लेकर 2012 तक एग्रीकल्चर आउटपुट का ग्रोथ रेट। अच्छा, जो मैंने पहले अभी पढ़ाया 3% माइनस का, वो क्या पढ़ाया था, वो मैंने पढ़ाया था आपको एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी को, वो 3% से कम हुआ, एग्रीकल्चर की ग्रोथ 3% से कम हुई, मतलब ओवरऑल। लेकिन एग्रीकल्चर अपने आप में बड़ा है, 2007 से लेकर 12 तक कितने परसेंट बढ़ा है, कितना ग्रो हुआ है, 3.2% इसका आंसर है, याद कर लेना, ठीक है भाई। दोनों चीजों में फर्क है, वहां जीडीपी में उसकी ग्रोथ की बात हो रही थी, यहाँ पे एग्रीकल्चर आउटपुट की ग्रोथ देख रहे हैं, ठीक है, क्लियर है बात। 3.2% से 2007 से लेके 2012 तक, और वो ऐसे भी 1991 से लेके 2012 तक 15 तक थी वो, ठीक है। 3% माइनस का, यहाँ पे 3.2% प्लस है, 2007 से 12 तक का ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट, क्लियर है बात, याद रहेगा 100%, ये याद रखना है, ठीक है ना, ये बातें याद रखनी और तो पूरा चैप्टर को याद करना है। अब गाइस की इश्यूज इन रूरल डेवलपमेंट, अब हमें देखना है कौन कौन से की इश्यूज हैं रूरल डेवलपमेंट में। तो सबसे पहला जो की इशू है वो है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अच्छा देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ना की इश्यूज, मतलब क्या प्रॉब्लम चल रही है, और ये हम समझा चुके हैं आपको, कि अभी हमने जो स्टार्टिंग में आपको इतना बड़ा लेक्चर दिया था उसमें बहुत कुछ कवर हो गया। इन की इश्यूज को अगर मैं रिमूव कर दूं तो वो डेवलपमेंट करेगी कि नहीं करेगी, इसको बोलेंगे प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी यही आंसर आपका की इश्यूज इन रूरल डेवलपमेंट है, और यही आंसर है आपका प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्या है ये आंसर, प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ओके ब्रदर। तो ये है प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो यही क्वेश्चन हमारा की इश्यूज इन रूरल डेवलपमेंट है गाइस, ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सबसे पहला की इशू है भैया डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, सबसे पहला की इशू यही है कि भैया ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना होगा। जो वहां के लोग हैं इनको कुछ आता ही नहीं है, मैं ऐसे नहीं कहूंगा, देखो एक्चुअली क्या हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा थी, हमें स्कूल मिल गया सब कुछ है। आप पीछे कुछ एरियाज को देखो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है, तो वहाँ स्कूल्स की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है ना। एंड अच्छे टीचर्स वहां पे क्या, मतलब एक ही टीचर होता है, वही सब कार्य कर रहा होता है, ठीक है ना, वही सब कुछ पढ़ा है, वहां पे टीचर्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाते हैं, ठीक है ना।
तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे पहला है। क्लियर बात? इसके अंदर सबसे पहली चीज आती है लिटरेसी। आपको ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, कैसे करोगे भाई?